गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 6 रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इन प्रश्नों को आपको ध्यान से समझना है क्योंकि ये प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सुमेलन का प्रश्न है। जैसे पहले पूछा है बर्फ का पिघलना, इसकी सिद्ध में नाम दे दिया एंजाइम। उपापचय या रेडॉक्स अभिक्रिया है, इसकी सिद्ध में भौतिक परिवर्तन नाम दे दिया। और जैव उत्प्रेरक है, इसकी सिद्ध में यह अभिक्रिया दे दी कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 कॉपर व जल। तो यहाँ सुमेलित करना है। जैसे बर्फ का पिघलना तो एंजाइम भौतिक परिवर्तन और अभिक्रिया। तो बर्फ का पिघलना तो एक परिवर्तन है, कैसा? भौतिक परिवर्तन। तो पहला है, इसकी सिद्ध में आएगा बी। ठीक, यही दे रखा है यहाँ। दूसरा है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये जो अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया है क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन की क्रिया साथ साथ होती है। इस अभिक्रिया में देखना आप कि कॉपर है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और उत्पाद में कॉपर अकेला रह जाता है, यानी कॉपर ने ऑक्सीजन का त्याग कर दिया। तो ऑक्सीजन का जहाँ त्याग होता है वहाँ अपचयन अभिक्रिया होती है। और हाइड्रोजन है इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया तो यहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। तो यह रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया 2 नंबर है, उसकी सिद्ध में आ जाएगा सी। फिर है जैव उत्प्रेरक। तो जो एंजाइम होते हैं वो जैव उत्प्रेरक होते हैं, हमारे शरीर में उत्प्रेरक का काम करते हैं। नेक्स्ट है सुमेलित का यह प्रश्न भी, इनको सुमेलित कीजिए। संयुग्मन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन दाता पदार्थ एंड अपचायक, इसकी सिद्ध में वनस्पति तेल, हाइड्रोजन निकल वनस्पति घी दे रखा है। विषमांगी उत्प्रेरण, इसकी सिद्ध में मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण दे रखा है। तो संयुग्मन अभिक्रिया कौन सी है? ये जो इधर ए बी सी दे रखे हैं इनमें संयुग्मन अभिक्रिया ये होगी। कौन सी? मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण Mg और O2, यहाँ 2 क्रियाकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। फिर दूसरा है अपचायक। इसमें अपचायक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दाता पदार्थ होते हैं। अपचायक यानी दूसरे पदार्थ का अपचयन करते हैं और स्वयं का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण होते हैं। तो यहाँ हो जाएगा इसमें ए इलेक्ट्रॉन दाता। और विषमांगी उत्प्रेरण है, इसमें आ जाएगा विषमांगी उत्प्रेरक का मतलब जिसमें क्रियाकारक उत्पाद व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं हैं समान नहीं होती। तो ये जो अभिक्रिया है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना, यह है विषमांगी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। या विषमांगी उत्प्रेरक, यहाँ पर उत्प्रेरक है ठोस अवस्था में है और क्रियाकारक है, देखिए आप, वनस्पति तेल द्रव अवस्था में, हाइड्रोजन गैस अवस्था में और घी ठोस अवस्था में। क्रियाकारक उत्पाद उत्प्रेरक इन सब की समान अवस्था नहीं है। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न है, वो लेते हैं अपन। लघुत्रात्मक प्रश्न चल रहे हैं भी। निम्नलिखित में कोई एक अंतर लिखिए। कोई एक अंतर करना है अपन को। पहला है धनात्मक एवं ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो देखिए धनात्मक उत्प्रेरक तो क्या करते हैं? अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, ठीक। और ऋणात्मक उत्प्रेरक है अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का जब ऑक्सीकरण करवाते हैं, यानी SO2 की क्रिया ऑक्सीजन से करवाएंगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। यहाँ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड उत्प्रेरक डाला जाता है। ये डालते ही क्या होगा? ये अभिक्रिया है जो और अधिक तेज गति से होगी, यही अभिक्रिया। और ऋणात्मक उत्प्रेरक में उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं। यहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसे जल व ऑक्सीजन बन रहे हैं। तो जब इसमें ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है, ग्लिसरॉल से हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, यह अभिक्रिया का वेग है उसको और अधिक कम कर देता है। तो अभिक्रिया और धीमी गति से होती है। ब में पूछा है ऊष्मीय अपघटन एवं विद्युत अपघटन। देखिए ऊष्मीय अपघटन में पदार्थ को ऊष्मा देने पर वह टूट जाता है एक से अधिक भागों में। और विद्युत अपघटन में पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपघटित होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय अपघटन होगा और जल है उसका विद्युत अपघटन होगा, जल में धारा प्रवाहित करें तो। फिर है
संकलन यानी संयोजन भी कह सकते हैं, एवं विस्थापन अभिक्रिया। और ये प्रश्न है 2018 में पूछा भी गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में। तो संकलन व विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? संकलन, इसे संयुग्मन या योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक क्रियाकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। ठीक, जैसे CaO यानी बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड, और जब इसको जल में डाला जाता है H2O तो बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दो क्रियाकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी कर सकते हैं। C+O2 क्या बना? CO2 बन गया। और विस्थापन अभिक्रिया में कोई एक तत्व होता है क्रियाकारक का, जो क्रियाकारक के यौगिक के किसी तत्व से अधिक क्रियाशील होता है। तो वो तत्व क्या कर देगा? यौगिक के किसी तत्व को वहाँ से विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम अगला। संयुग्मन, विस्थापन एवं अपघटनीय अभिक्रियाओं को दर्शाने वाली एक समीकरण लिखिए। तो संयुग्मन का देखिए इधर, इसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन है, ये क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो क्रियाकारक दो, उत्पाद एक। विस्थापन में जिंक है, यह कॉपर सल्फेट से कॉपर का विस्थापन कर रहा है, जिससे जिंक सल्फेट और कॉपर बन गया। अपघटन अभिक्रिया, ये विद्युत अपघटन का उदाहरण है। इसमें जल है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। नेक्स्ट है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? कोई अभिक्रिया दी है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक व कार्बन मोनोऑक्साइड में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण व अपचयन हो रहा है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन की क्रियाएं साथ साथ चलती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में आप देखना, जिंक ऑक्साइड है, उससे तो कौन बन गया? जिंक बन गया, यानी इससे ऑक्सीजन का त्याग हो गया उत्पाद में। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का त्याग होता है वह अपचयन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर तो क्या हो गया? ये अपचयन। और कार्बन है, उत्पाद में कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी क्रियाकारक में एक अकेला कार्बन, उत्पाद में कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो कार्बन का हो गया ऑक्सीकरण, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का संयोग हो गया, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का तो अपचयन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4 लेते हैं अपन। अभिक्रिया CuO यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन, Cu प्लस H2O में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण व किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है? एक तो ये बताना है, और इस प्रकार की अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण और दीजिए। तो देखिए इसमें, इस अभिक्रिया में कार्बन शुरू से लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड है, देखिए कार्बन ही कॉपर ऑक्साइड है, इससे क्या बन गया? कॉपर बन गया। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना है, यानी इसने क्या कर दिया? ऑक्सीजन का त्याग कर दिया। यहाँ कॉपर है तो ऑक्सीजन का त्याग कर दिया, यहाँ हो गया कॉपर ऑक्साइड का अपचयन। और हाइड्रोजन है, इससे कौन बन गया? ऑक्सीजन जुड़ गया, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का संयोग, तो यहाँ पर हो गया ऑक्सीकरण, यहाँ पर हो गया अपचयन और यहाँ हो गया ऑक्सीकरण। कॉपर ऑक्साइड का अपचयन और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण, तो यह रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। फिर एक और अन्य उदाहरण ये ले लिया, सोडियम और प्लस ऑक्सीजन से क्रिया करवाई तो सोडियम ऑक्साइड बन गया। यहाँ पर देखिए सोडियम है, इससे कौन जुड़ गया? ऑक्सीजन, तो इसका हो गया ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजन है, इसका इधर इसका हो गया यहाँ पर अपचयन, क्योंकि ये बन गया इसलिए, तो रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। एक तो ये प्रश्न किया है 5 में है, तो ऊपर वाला भी हम वैसे तो दे सकते हैं। यहाँ यही लिया है, कॉपर ऑक्साइड और इसकी क्रिया हाइड्रोजन से करवाई तो कॉपर व जल बन गया। तो यह रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें Cu यानी कॉपर से CuO से Cu बन रहा है, यानी कॉपर ने ऑक्सीजन त्याग दी तो अपचयन, और हाइड्रोजन से जल बन रहा है, तो यहाँ हो गया ऑक्सीजन का संयोग यानी ऑक्सीकरण। निम्न अभिक्रियाओं में एक को पहचानिए। Zn प्लस CuSO4 A प्लस Cu, तो यह जो अभिक्रिया है यह विस्थापन अभिक्रिया है। Zn प्लस CuSO4, तो Zn प्लस का है, CuSO4 में SO4 माइनस का है, उससे Zn क्रिया करेगा तो ZnSO4 बनेगा,
प्लस Cu, तो एक की जगह ZnSO4 आ जाएगा। दूसरा है सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड, उत्पाद में A प्लस 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें सोडियम सल्फेट का Na और माइनस का Cl है, इनसे तो NaCl बन गया, और ये Ba है जिसकी संयोजकता 2 है, प्लस का इसका माइनस का SO4 है जिसकी संयोजकता 2 है, उससे क्रिया करेगा तो बनेगा BaSO4, जिसे बेरियम सल्फेट भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 6। निम्न समीकरणों में अक्ष y व z को पहचानिए। देखते, Cu प्लस CO2 कॉपर की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करवाई नमी के संपर्क में तो हरा पदार्थ बनता है। कॉपर है, जब कार्बन डाइऑक्साइड से यह क्रिया करता है तो कॉपर कार्बोनेट बनता है, ये उसी का रंग हरा होता है ऑक्सीजन की सतह से संपर्कित होकर। कॉपर की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कब करवाएंगे? जब कोई वातावरण की नमी रहेगी तभी यह विक्रिया होगी। तो यहाँ जो अक्ष पदार्थ है वो कौन रहेगा? कॉपर कार्बोनेट। दूसरा है Ag यानी चांदी प्लस Y, चांदी की किसी पदार्थ से क्रिया हो रही है हवा की उपस्थिति में तो काला पदार्थ बन रहा है Ag2S। तो यहाँ पूछा है Y कौन है, तो चांदी की क्रिया हाइड्रोजन सल्फाइड से करवाई जाए तभी काला पदार्थ Ag2S बनता है। ऐसे ही तीसरा है आयरन सल्फेट FeSO4, जब इसको गर्म किया जाए तो आयरन, क्योंकि ये अपघटन अभिक्रिया हो गई तो आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड इस प्रकार बनते हैं। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ दे रखा है, जेड की सिद्ध में आ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पाद लिखिए। तो यहाँ पर आप देखना, कॉपर सल्फेट की क्रिया आयरन से हो रही है तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर क्या होगा? Fe प्लस का है, ठीक, Cu प्लस का है, SO4 माइनस का है। तो ये Fe प्लस का इस Cu प्लस वाले को हटा देगा क्योंकि Fe Cu से अधिक क्रियाशील है और इसकी जगह आ जाएगा तो उत्पाद में बनेगा FeSO4 प्लस Cu। दूसरा है Zn प्लस H2SO4, ये भी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। धातु की अम्ल से अभिक्रिया हो रही है तो Zn पर प्लस, H2 पर प्लस, SO4 पर माइनस। तो ये Zn है, इस H2 की जगह आ जाएगा और H2 यहाँ से अलग निकल जाएगा तो बनेगा ZnSO4 प्लस H2। तीसरा है सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है Na प्लस O2, तो यहाँ सोडियम ऑक्साइड बनेगा Na2O। फिर इन अभिक्रियाओं को संतुलित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और जल H2O। तो रासायनिक समीकरण लिखना है संतुलित। तो यह अभिक्रिया तो हम देख रहे हैं कि पहले से ही संतुलित है क्योंकि इसमें क्रियाकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या है वो बराबर है। दूसरा है जिंक Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को कहते हैं। उत्पाद में जिंक नाइट्रेट, यहाँ ZnNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि नाइट्रेट है उसकी नाइट्रेट की संयोजकता 1 है, ऋण मूलक है और जिंक की 2 है, और सिल्वर Ag। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे Ag के और सिल्वर नाइट्रेट के। तीसरा है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम का सूत्र प्रतीक Al है, कॉपर क्लोराइड का CuCl2 है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3 है और कॉपर का Cu है। तो इनको लिखने के पश्चात इनको संतुलित करेंगे। क्लोरीन 3 है तो यहाँ क्लोरीन 2 थे तो इसको 3 से गुणा करें तो क्लोरीन 6 हो गई, 6 होते ही कॉपर इधर 3 है तो इनको 3 से गुणा कर दिया, और इधर एल्यूमिनियम था 2 लगाया तो इसको यहाँ भी 2 लगा दिया। बेरियम क्लोराइड BaCl2, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, बेरियम सल्फेट BaSO4, पोटेशियम क्लोराइड KCl। तो ये लिखने के पश्चात इनको संतुलित कर देते हैं। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम 2 है तो यहाँ पोटेशियम 1 था तो यहाँ 2 लगा दिया, 2 लगते ही क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन यहाँ भी पहले से 2 है, यानी अभिक्रिया अब संतुलित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ
संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अवस्था के संकेतों के साथ लिखना है कि ठोस है, द्रव है, गैस है या जलीय अवस्था है, उनके अनुसार। जल में बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र BaCl2। अब इसको जल में डाला तो एक्वेटिक हो जाएगा, क्योंकि बेरियम क्लोराइड जल में घुल जाएगा, तो ये एक्वेटिक AQ से प्रदर्शित करेंगे। तथा सोडियम सल्फेट, ये भी जलीय के विलयन, इसको भी जल में डाल रहे हैं, तो सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, इसके भी अवस्था एक्वेटिक लिख देंगे। अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन, तो सोडियम क्लोराइड यानी नमक जो ठोस होता है उसका विलयन यानी द्रव में जल में घोला इसको तब द्रव बना, तो यह भी एक्वेटिक होगा। अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। बेरियम सल्फेट का सूत्र BaSO4 होता है और अघुलनशील अवक्षेप है तो ठोस अवस्था में आ जाएगा। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, ये भी जलीय है, तो NaOH इसका सूत्र है और जल में घोला तो एक्वेटिक अवस्था आ गई। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन, तो HCl है, उसको भी जल में, तो एक्वेटिक आ गया। अभिक्रिया करके बनाएंगे सोडियम क्लोराइड का विलयन यानी NaCl और जल यानी H2O। इस प्रकार ये हो जाएगा, काफ़ी आसान है। एक बार समझो ज़रूर इन बातों को, फिर देखना ज़रूर समझ में आएंगी। 10 नंबर प्रश्न है, किसी पदार्थ अक्ष के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। देखो इसी से काफ़ी बात समझ में आ गई। सफ़ेदी करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, CaOH का होल ट्वाइस। और कोई पदार्थ अक्ष है उसका विलयन है, अक्ष का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको जल में डालें H2O, तब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी विलयन बनता है। पदार्थ अक्ष का नाम और रासायनिक सूत्र लिखिए। पदार्थ अक्ष कौन सा हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड, सूत्र होगा CaO और रासायनिक सूत्र हो गया CaO। इसी का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। डायरेक्ट सफ़ेदी करने के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते, इसको पहले जल में डाला जाता है और फिर बुझा हुआ चूना है वो प्राप्त हो जाता है, इसका सूत्र CaOH का होल ट्वाइस होता है। और बिना बुझा हुआ होता है उसका CaO होता है। पदार्थ अक्ष की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। पदार्थ अक्ष का मतलब क्या समझ में आया अपन को? कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना, और जब इसको जल में डालेंगे तो ये बुझ जाएगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का उपयोग ही सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? देखो यहाँ पर भी अपन अच्छे से समझते हैं। यहाँ विस्थापन अभिक्रिया होगी। लोहे की कील है, लोहा है, ठीक, उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला तो क्या होगा? ये लोहा है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देगा, कॉपर को हटा देगा, जिससे नया पदार्थ बन जाएगा आयरन सल्फेट। तो आयरन सल्फेट अब नया ही पदार्थ बन गया, जिससे विलयन का रंग है वो भी बदल जाएगा। पहले विलयन था कॉपर सल्फेट, जैसे ही आयरन डाला तो आयरन डालने पर बन गया आयरन सल्फेट, तो विलयन ही बदल गया तो रंग भी बदल जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें इस प्रश्न में क्या विस्थापन अभिक्रिया हुई है? प्रश्न नंबर 12 है, किसी रासायनिक समीकरण की सीमाएं बताइए। तो ये है, और फिर पूछा है उत्प्रेरण किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। तो रासायनिक अभिक्रिया है, उसकी कोई सीमा होती है, यानी हानियाँ वगैरह भी कह सकते हैं। यह अभिक्रिया पूर्णता की जानकारी नहीं देती कि अभिक्रिया कितनी पूर्ण हुई है, कितनी पूर्ण नहीं हुई, कितने उत्पाद बने हैं या बन गए, प्रारंभ ही हुए हैं, कब समाप्त होंगे आदि। इसमें क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता के बारे में स्पष्ट नहीं होता। रासायनिक अभिक्रिया में तो बस हम नाम लिख देते हैं कि ये क्रियाकारक हैं, जैसे Ca प्लस HCl, CaCl2 प्लस H2O उत्पाद बन गए। तो इनमें न तो सांद्रता की जानकारी है, न अभिक्रिया कब पूर्ण होगी इनकी जानकारी है। फिर पूछा उत्प्रेरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो उत्प्रेरण का मतलब है जो उत्प्रेरक है उसी की क्रिया, उत्प्रेरक की क्रिया ही उत्प्रेरण है, यानी वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उनको उत्प्रेरक कहते हैं और इसी क्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर
MnO2 है, यह उत्प्रेरण का कार्य करेगा। पोटेशियम क्लोरेट है, ये KClO3 है, सही नाम है यहाँ पर KClO3 लिखा है। KClO3 है, जब ऊष्मा दी जाती है तो तब कुछ उत्प्रेरक भी यहाँ डाला जाता है, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनते हैं, तो ये उत्प्रेरक का काम करता है। नेक्स्ट है प्रमुख तत्वों की सक्रियता श्रेणी लिखिए। तो देखिए धातुओं की क्रियाशीलता का जो अवरोही क्रम होता है, घटता हुआ क्रम, उसी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ मैंने ये तत्व हैं लिखे हैं, इनमें सर्वाधिक सक्रिय धातु है पोटेशियम, उससे कम सोडियम, सॉरी के यानी Ca है, सॉरी यहाँ जो के नाम है, यहाँ जो के है इसकी जगह कौन आएगा, Ca है, इस के की जगह है वो C आएगा, Ca यानी कैल्शियम। पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, Pb सीसा, हाइड्रोजन, तांबा, Hg पारा, Ag चांदी, Au आयरन यानी सोना और प्लेटिनम। तो इस श्रेणी में सर्वाधिक सक्रिय धातु पोटेशियम है और सबसे कम है प्लेटिनम। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, समझाइए। तो रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित क्रियाकारक व उत्पाद है, उनको उनके रूप में भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। कि क्रियाकारक और उत्पाद है उनको प्रतीक और जो अवस्था और जो इन सब के रूप में अपन प्रदर्शित करते हैं उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन यानी Mg+O2 तो बना MgO। तो इस अभिक्रिया में ये क्रियाकारक हो गए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद हो गया, और तीर है वो उत्पाद की ओर इंगित कर रहा है। नेक्स्ट है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वो होती है जिसमें क्रियाकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या है वो समान होती है। क्रियाकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या अगर समान है तो उस अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कोई भी संतुलित करते हैं तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो लागू करते हैं। ये नियम कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक व उत्पाद का द्रव्यमान समान रहता है। जैसे ये रिएक्शन देती है अपन ने Fe+H2O, लोहे की क्रिया जल से करवाई तो आयरन ऑक्साइड यानी Fe3O4 व हाइड्रोजन बनते हैं। यह अभिक्रिया संतुलित नहीं है। इस अभिक्रिया में यदि हम क्रियाकारक व उत्पाद का द्रव्यमान चेक करें तो बराबर नहीं है क्योंकि संतुलित नहीं है, और जब इसको हम संतुलित कर देते हैं तब इसका द्रव्यमान है, क्रियाकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान समान होता है। प्रश्न नंबर 16 है अपचायक तथा ऑक्सीकारक क्या होते हैं, समझाइए। अपचायक का मतलब होता है जो दूसरे पदार्थ का अपचयन करते हैं वो अपचायक कहलाते हैं, और ऑक्सीकारक का मतलब जो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक है। अपचायक वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का अपचयन करते हैं, यानी दूसरे पदार्थ का अपचयन करेंगे तो स्वयं का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। तो हम यूँ कह सकते हैं वे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होता है तथा ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर दूसरे पदार्थ को अपचयित करते हैं, यानी स्वयं इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो इनका ऑक्सीकरण हो गया, और अपना इलेक्ट्रॉन जो त्यागा वो कोई दूसरा है वो ग्रहण कर लेगा तो उसका अपचयन हो जाएगा। तो इनको अपचायक कहते हैं कि दूसरे पदार्थ का अपचयन कर रहे हैं, स्वयं का इलेक्ट्रॉन निकाल कर दूसरे को ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। और ऑक्सीकारक का मतलब जिनका स्वयं का अपचयन होता है और दूसरे पदार्थ का क्या करते हैं, ये ऑक्सीकरण करते हैं, तथा मतलब दूसरे जो ये मतलब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करते हैं। तो दूसरा पदार्थ है उसका इलेक्ट्रॉन है वो स्वयं ग्रहण कर लेंगे, इसीलिए इन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्या होता है जब यहाँ रासायनिक समीकरण पूछी है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दे। तो चूने के पानी का सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करें तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बन जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे चूने का पत्थर कहते हैं वो बन जाता है।
जिंक धातु की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाई। तो जिंक धातु है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार, धातु की क्षार से क्रिया करवाने पर लवण व हाइड्रोजन बनते हैं। तो यहाँ सोडियम जिंकेट बनेगा Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ऐसे ही आगे बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन की क्रिया करवाई जाती है। तो बुझा हुआ चूना है, उसका सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैंने पहले भी बता दिया था, COH का होल ट्वाइस। जब इसमें क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं तो विरंजक चूर्ण और जल बनते हैं। विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2 होता है, CaOCl2, जिसे रासायनिक रूप से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण सही समझाइए। देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब कि यह अभिक्रिया है, इसमें उत्पाद में ऊष्मा उत्सर्जित होगी, यानी अभिक्रिया इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, वह ऊष्माक्षेपी होती है। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस में मेथेन होता है, मेथेन का दहन यानी जब इस मेथेन की क्रिया ऑक्सीजन से करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनेंगे। तो यहाँ देख रहे हो कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ। श्वसन भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊष्मा बाहर निकलती है। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया इसकी उल्टी हो जाएगी। इस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी अभिक्रिया संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया करवाए तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में पहले ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए क्रियाकारक में हम प्लस ऊष्मा ऐसे लिखेंगे। और शर्करा का जल में विलयन है, ये बनाए अपन तब भी ऊष्माशोषी प्रकार की अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न है, देखना। वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों माना जाता है। देखो, वियोजन अभिक्रिया में एक क्रियाकारक एक से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक क्रियाकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। तो ये दोनों ही काम एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं, इसलिए संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत कहते हैं। संयोजन में देखो दो क्रियाकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, क्योंकि वियोजन में एक क्रियाकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। इसके बाद है 20 नंबर प्रश्न। ऑक्सीजन के संयोग तथा विलोपन के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए दो उदाहरण भी दीजिए। तो ऑक्सीकरण व अपचयन है, इनके बारे में पूछा है। ऑक्सीकरण में क्या होगा, कोई भी पदार्थ है, तत्व है, परमाणु है, उसकी ऑक्सीजन से क्रिया होगी, अर्थात ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। जैसे कॉपर है, अकेला है, प्लस O2, कॉपर की ऑक्सीजन से क्रिया करवाई, पर उत्पाद में आप देखो कॉपर के साथ में कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का संयोग हो गया, ऑक्सीकरण। कार्बन है, उत्पाद में देखो C+O2 से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो यहाँ भी उत्पाद में ऑक्सीजन आ गया कार्बन के साथ, तो ऑक्सीकरण हो गया। इसी प्रकार अपचयन में देखो कि इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का त्याग होगा। जैसे अच्छे से समझ लेते हैं अपन, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का त्याग होता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, देखना इसकी क्रिया हाइड्रोजन से करवाई तो ताप दिया, तो देखो इधर कॉपर और जल बन गया। तो इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, उत्पाद में केवल कॉपर बन गया, यानी इसने क्या किया, ऑक्सीजन का त्याग कर दिया। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो गया। इसी प्रकार जिंक ऑक्साइड की कार्बन से क्रिया करवाई तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बने, तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया और जिंक अकेला बच गया, तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो गया, ऑक्सीजन का त्याग कर दिया। आगे पूछा है प्रश्न नंबर 21 है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया की व्याख्या कीजिए। देखो, उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है वो उत्क्रम यानी दोनों दिशाओं में चलती है, यानी यहाँ क्या होगा, क्रियाकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं और उत्पाद पुनः क्रियाकारकों में बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ समझाने के लिए प्रारूप भी दिया है, A+B इससे बना C+D,
इस अभिक्रिया में A+B से C+D उत्पाद बनेंगे और C+D उत्पादों से पुनः A+B क्रियाकारक बन जाएंगे और यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है, इसीलिए इसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसके रियल उदाहरण ये हैं N2+3H2 2NH3। यह हेबर विधि से अमोनिया के निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें देखो N2 और H2 है, अमोनिया बना रहे हैं, अमोनिया से पुनः N2 और H2 बन रहे हैं। इसी प्रकार जल और हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इनसे हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन कार्बोनेट ये बन रहे हैं और यही वापस जाकर क्रियाकारक इनमें परिवर्तित हो रहे हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है उनको उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 22 नंबर, भौतिक परिवर्तन की प्रमुख विशेषताएं तथा गुण लिखिए। देखो, भौतिक परिवर्तन है, इनमें पदार्थ के भौतिक गुणों में ही परिवर्तन हो पाता है, जैसे रंग, गंध, ये सब। और परिवर्तन का कारण यदि हम हटा दें तो मूल पदार्थ प्राप्त हो जाता है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, जैसे बर्फ़ का पिघलना, जल से जलवाष्प का बनना, कपड़े का सूखना और जल में नमक घोलना, जल में शक्कर घोलना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक अभिक्रिया से क्या आशय है, उदाहरण सही समझाइए। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, पदार्थ के रासायनिक गुणों और संगठन में परिवर्तन हो जाएगा और नए पदार्थ का निर्माण होगा। जैसे मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से करवाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, तो ये नया पदार्थ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले मैग्नीशियम और ऑक्सीजन थे, तो यहाँ रासायनिक गुण ही बदल गए हैं। अन्य उदाहरण है वो भी यहाँ पर दिए हैं। कार्बन है, उसकी क्रिया ऑक्सीजन से करवाई तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बनता है। कार्बन जो कोयले में होता है, यानी कोयला जलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो अलग ही नया पदार्थ बन गया। नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित करते हैं, समझाइए। तो क्या करेंगे अपन, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए नियम तो कहता है कि सबसे पहले उस परमाणु की पहचान की जाती है जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। फिर उन परमाणुओं की संख्या का पता चल जाता है कि वो क्रियाकारक में है या उत्पाद में है। फिर जिस तरफ भी वो स्थित होते हैं उनके दूसरी ओर उन परमाणुओं की संख्या है वो बराबर कर ली जाती है, यानी उतने अंक वो लगा दिए जाते हैं। तो हम कोई भी एक उदाहरण लेकर इनको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे अपन ले लें एक Mg+O2 और बन गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस अभिक्रिया में आप देखो कि संतुलित है या नहीं। क्रियाकारक में मैग्नीशियम 1, उत्पाद में मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम तो बराबर है। पर क्रियाकारक में ऑक्सीजन 2, उत्पाद में ऑक्सीजन 1, क्रियाकारक में ऑक्सीजन 2 है, उत्पाद में 1, यानी अभिक्रिया संतुलित नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन बराबर नहीं है। मैग्नीशियम बराबर हो पर ऑक्सीजन बराबर नहीं है। तो इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, उस परमाणु की पहचान करेंगे जिनकी संख्या ज़्यादा है। वो क्रियाकारक में भी हो सकता है और उत्पाद में भी। यहाँ देखना, ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा है, 2 है। किधर है, क्रियाकारक में, उत्पाद में 1 ही है। तो अब इसी ऑक्सीजन की संख्या बराबर करेंगे। ऐसे नहीं कि इस ऑक्सीजन में 2 है इसको मिटा दिया, मिटाएंगे नहीं, ये ऐसा कैसा रहने देंगे। दूसरी तरफ जो ऑक्सीजन है उनको बराबर करेंगे क्रियाकारक के। तो यहाँ 2 है तो ये ऑक्सीजन है, इसको भी 2 करेंगे। 2 करने के लिए नीचे कभी भी O के पास 2 नहीं लगाएंगे, क्योंकि MgO2 कोई सूत्र दुनिया में होता ही नहीं है, सूत्र MgO ही है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और इनमें आयनिक बंध का निर्माण होगा। तो जो 2 अंक लगेगा वो मैग्नीशियम के पास लगेगा। यहाँ पर यहाँ 2 लग गया। 2 लगते ही अब मैग्नीशियम की संख्या भी 2 हो गई। ऑक्सीजन तो 2 संतुलित है पर मैग्नीशियम 2 हो गए। क्रियाकारक में मैग्नीशियम 1 है तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ भी 2 लगा देते हैं। अब देखो कि इस अभिक्रिया में क्रियाकारक और उत्पाद में परमाणु बराबर है, Mg2 Mg2, O2 O2। इस प्रकार अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं। मुझे आशा है आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।